नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। सबसे पहले मैं अपने सारे दोस्तों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों तक कहानी नहीं डाल पाई। इसकी वजह ये थी कि मैं अपने कुछ पारिवारिक समस्याओं से काफ़ी उलझी हुई थी। अब मैं यही कोशिश करूँगी कि आप तक मेरी बातें, मेरी कहानियाँ लगातार पहुँचती रहें और आप सबका इंतज़ार इतना लंबा ना खिंचे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है श्रुति की। श्रुति जो कि एक बहुत ही हंसमुख और प्यारी सी लड़की थी। श्रुति के ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और श्रुति क्लास 7 की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके पिताजी का ट्रांसफ़र होने की वजह से उसको अपनी पुरानी जगह मतलब पुराने शहर को छोड़कर नए शहर में आना पड़ा। श्रुति का बिल्कुल मन नहीं था अपने स्कूल, अपने सारे दोस्तों, अपने सर्कल को छोड़कर शहर बदलने की, लेकिन उसकी मजबूरी थी क्योंकि माता पिता के साथ ही वो रहना चाहती थी। ये माता पिता ने उसे कहा भी था कि बेटा अगर तुम चाहती हो तो तुम यहीं इसी शहर में रुक जाओ, हम तुम्हारा किसी हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम करवा देते हैं और तुम यहाँ से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो। तुम भी तुम्हारे छुट्टियों में हमसे मिलने आ जाया करना और जब जब हमें समय मिला करेगा हम भी तुमसे मिलने आ जाया करेंगे। लेकिन श्रुति इसके लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि श्रुति एक तो इकलौती बच्ची थी जिसको माता पिता ने बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार के साथ पाला था। दूसरा, श्रुति कभी भी ऐसे अकेले अपने माता पिता के बिना नहीं रही थी। तो श्रुति ने ये फैसला किया कि वो अपने दोस्तों को छोड़ सकती है लेकिन माता पिता को नहीं, क्योंकि माता पिता ने उसे समझाने की काफ़ी कोशिश भी की थी कि बेटा नए शहर जाओगे तो नए दोस्त भी बनेंगे, हो सकता है कुछ दोस्त तुम्हारे पुराने दोस्तों से भी ज़्यादा अच्छे और करीबी दोस्त बन जाए। और पुराने दोस्तों की जहाँ तक बात रही तो तुम तो उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट में रहोगी ही। ये बात श्रुति को भी देर सवेर लेकिन समझ में आ गई। वो अपने माता पिता के साथ नए शहर आ चुकी थी। श्रुति का मन पूरे रास्ते काफ़ी उदास था, लेकिन जैसे जैसे वो उस शहर में एंटर होने लगी उसका मन थोड़ा अच्छा होने लगा, क्योंकि पिता ने नए मिले हुए घर के बारे में श्रुति को काफ़ी सारी बातें बताई थी, जो बातें सुनकर अब श्रुति काफ़ी एक्साइटेड थी उस नए घर को देखने के लिए। थोड़ी देर में वो अपने नए घर के सामने खड़े थे। नए घर को देखते ही श्रुति की बची खुची उदासी भी हवा में उड़ गई। श्रुति उस घर को देखकर काफ़ी खुश थी। वो घर उसके पिछले वाले घर से काफ़ी बड़ा और खूबसूरत घर था। श्रुति दौड़कर अपने माता पिता से पहले ही उस घर में जाकर पूरे घर का मुआयना करने लगी। श्रुति को वो घर बाहर से जितना पसंद आया था उससे भी ज़्यादा वो उसे अंदर से पसंद आने लगा। श्रुति अब काफ़ी खुश थी। वो सारे गमों को लगभग भुला चुकी थी। अब उसे अपने नए स्कूल जाने की जल्दी थी। पिता ने भी यहाँ पहुँचने से पहले ही श्रुति का एडमिशन करवा दिया था और 2 दिन के बाद ही श्रुति को अपने नए स्कूल जाना था। 2 दिन भी इसलिए रुकना था क्योंकि उसके स्कूल की यूनिफॉर्म, किताबें, सारी तैयारियां करनी थी। पिता ने इसी वजह से 2 दिन की छुट्टियां भी ले रखी थी और घर जमाने में वो अपनी पत्नी की मदद भी कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छे से हो चुका था। देखते ही देखते 2 दिन भी निकल गए और 2 दिन निकलते ही अब आज श्रुति का उसके नए स्कूल में पहला दिन था। श्रुति के स्कूल में उसके क्लास के बच्चों ने काफ़ी प्यार से वेलकम किया। श्रुति के टीचर्स भी
काफ़ी अच्छे और कोऑपरेटिव थे। श्रुति का थोड़ा समय निकल चुका था। सारे बच्चों ने और टीचर्स ने मिलकर श्रुति को पढ़ाई में वो चीज़ें कवर अप करने में मदद करने की बात की। श्रुति इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश हो चुकी थी और श्रुति को अब यहाँ पर पहले दिन ही काफ़ी अच्छा लगने लगा था। श्रुति पहले दिन का स्कूल ख़त्म करके घर पर आ ही रही थी कि उसे पीछे से एक दोस्त ने, मतलब उसके क्लास की एक बच्ची ने आवाज़ दी और कहा, श्रुति तुम कहाँ रहती हो? श्रुति ने बताया कि वो वहाँ नए घर में शिफ्ट हुई है। उस दोस्त ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी उधर ही रहती हूँ, हम लोग शाम में साथ में खेलने के लिए भी जाएंगे। श्रुति ये सुनकर और खुश हो गई कि अब उसे घर के पास दोस्त ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही दोस्त उसके साथ क्लास में भी होगी और घर पर भी। श्रुति और वो दोस्त दोनों साथ साथ एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हुए घर की तरफ बढ़ चले। श्रुति घर पर आई तो उसने अपनी मम्मा को अपनी स्कूल की सारी बातें बता दी। मम्मा को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देखकर कि अब उनकी बेटी काफ़ी खुश है और अब उसके चेहरे पर उदासी बिल्कुल नहीं बची है। शाम होते ही उसकी वो पड़ोस की दोस्त उसे बुलाने के लिए आ गई। वो दोनों खेलने के लिए ग्राउंड में मम्मा से पूछकर जा चुके थे। अब श्रुति और उसकी दोस्त खेलते खेलते आज उन्हें समय का पता ही नहीं चला और शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था। शाम में काफ़ी देर, लगभग 8 बज चुके थे। पिता भी अब घर पर आ चुके थे। पिता ने पूछा, श्रुति कहाँ है? और माँ ने कहा, वो अपनी नई दोस्त के साथ ग्राउंड में मज़े करने के लिए गई है। वो आई थी यहाँ और घर पर उसे बुलाकर लेकर गई है। श्रुति काफ़ी खुश है। ये देखकर मुझे अब काफ़ी तसल्ली मिल रही है। अब उसे यहाँ पर और यहाँ के माहौल में एडजस्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये बात सुनकर पिता को भी काफ़ी तसल्ली हुई, लेकिन पिता की नज़र जब घड़ी पर गई तो उन्हें थोड़ी सी चिंता होने लगी। उन्होंने कहा, अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी देर तक तो श्रुति कभी बाहर नहीं खेलती, तो वो अभी तक आई क्यों नहीं? उसने कितने बजे का बोला था? वो कितने बजे वापस आने वाली है? माँ ने कहा, अरे मैंने कोई टाइम वाइम नहीं पूछा, वैसे भी पहला दिन है, वो बहुत खुश है, नई दोस्त है, उसके साथ खेलने के लिए गई है, तो अब मैं उसको बोलूँ इतनी देर में आ जाओ, उतनी देर में आ जाओ। आज 1-2 दिन उसे ऐसे ही खेलने दो और बाद में जब वो यहाँ अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी तब सारी चीज़ें देखेंगे। पिता ने भी इस बात को सुनकर आई गई कर दिया, क्योंकि पिता ने भी यही सोचा, हाँ श्रुति की माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। और पिता और माँ दोनों अपने बातों में लग चुके थे। फिर कुछ समय और बीतने के बाद जब उनकी नज़र घड़ी की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि अब 9:30 बज चुके हैं। ये काफ़ी देरी हो चुकी थी। पिता को अब सच में श्रुति की चिंता होने लगी। उन्होंने तुरंत माँ से पूछा, अच्छा कौन से ग्राउंड में गए हैं वो दोनों खेलने के लिए? मुझे बताओ, मैं जाकर देख कर आता हूँ। इतनी देर तो आज तक श्रुति ने कभी नहीं लगाई है। माँ को भी अब थोड़ी थोड़ी चिंता तो हो ही रही थी। पिता तुरंत श्रुति को ढूंढने के लिए ग्राउंड की तरफ निकल गए। ग्राउंड में पहुँचते ही उन्होंने देखा पूरा का पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर भी वो श्रुति को बार बार आवाज़ें दे रहे थे और उसे ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद जब वो वहाँ से लौट कर जाने लगे तब अचानक उन्हें एक बच्ची की रोने और सिसकने की सी आवाज़ें आने लगी। पिता का ध्यान उस तरफ गया तो वो उस तरफ आगे बढ़ चले। जब उन्होंने थोड़ी दूर आगे बढ़कर देखा तो उन्होंने देखा वहाँ कोई और बच्ची नहीं रो रही थी, वो उन्हीं की बेटी श्रुति थी। श्रुति ने अपने दोनों पैरों को हाथों से जकड़ रखा था और वो उसके बीच में अपने सर को डालकर रोए जा रही थी। श्रुति की सिसकियाँ और रोना इतना तेज तेज था
जो कि आधे ग्राउंड में काफ़ी साफ साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन वहाँ किसी के ना होने की वजह से किसी ने भी श्रुति की रोने और सिसकने की आवाज़ें नहीं सुनी। पिता भागकर अपनी बेटी के पास पहुँचे और उन्होंने तुरंत अपनी प्यारी सी बच्ची को गोद में उठा लिया। उन्होंने जैसे ही श्रुति को गोद में उठाया, उन्हें ऐसा लगा जैसे श्रुति आज काफ़ी भारी लग रही है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो अपनी बच्ची के रोने से ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने अपनी बेटी को जैसे तैसे संभालते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उससे सवाल करना शुरू किया। क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो, बताओ तो। श्रुति कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। पिता ऐसे ही सवाल करते करते उसे घर की तरफ लेकर बढ़ चले। श्रुति घर तक आने पर भी रोए ही जा रही थी। माँ ने भी श्रुति की जब ऐसी हालत देखी तो वो भी भागकर तुरंत घर के दरवाजे तक पहुँच गई और पिता से तुरंत पूछने लगी, क्या हो गया है श्रुति को, वो ऐसे क्यों रो रही है और कहाँ मिली वो आपको, क्या हुआ, कुछ तो बताइए। पिता ने कहा, मुझे भी नहीं पता यार, मैं उसे ढूंढने के लिए गया था, ग्राउंड में कोई बच्चे नहीं थे, बस अपनी श्रुति एक कोने में बैठ के रोए जा रही थी। मैं तब से उससे पूछ रहा हूँ लेकिन वो सुन ही नहीं रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है। सबसे पहले तो हटो, मुझे इसे उतारने दो। आज पता नहीं ऐसा क्या है, या तो मैं कमज़ोर हो गया हूँ या श्रुति ज़्यादा भारी हो गई है। वो मुझसे उठाई ही नहीं जा रही है, जैसे तैसे तो मैं उठाकर यहाँ तक लाया हूँ। मेरे पूरे कंधे और हाथों में दर्द हो गया है। माँ ने तुरंत साइड दे दिया और पिता ने सामने के सोफे पर अपनी बिटिया को बिठा दिया और बेटी को बिठाकर उसे वापस से प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए दिलासा देने लगे और उससे पूछना शुरू किया, क्या बात है बेटा, बताओगी तब तो हमें पता चलेगा। और तुम्हारी वो दोस्त कहाँ गई जिसके साथ तुम खेलने के लिए गई थी। श्रुति ने किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, बस वो लगातार रोए ही जा रही थी। माता पिता को ये चीज़ काफ़ी अजीब सी लगी। फिर भी माँ ने जैसे तैसे श्रुति को खाना खिलाया और श्रुति को ले जाकर उसके कमरे में सुला दिया। वो वहाँ तब तक थी जब तक उनके हिसाब से श्रुति नींद में नहीं चली गई और फिर सुलाकर अपने कमरे में वापस आई। वहाँ पर पिता माँ का इंतज़ार कर ही रहे थे। उन्होंने पूछा, सो गई क्या श्रुति और उसने रोना बंद किया? माँ ने कहा, हाँ, बहुत मुश्किल से रोना बंद किया है और बहुत देर में उसको नींद आई, लेकिन मैंने उसे सुला दिया है। अब कल सुबह उसे जल्दी मत उठाना, अगर उसे खुद ठीक लगेगा तो वो स्कूल जाने के लिए उठ जाएगी और नहीं उठेगी तो फिर हम कल उससे बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, वो क्यों कुछ भी हमें नहीं बता रही है। अगली सुबह श्रुति नहीं उठी, वो स्कूल नहीं गई। सुबह के लगभग 11 बज चुके थे। पिता भी अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस के लिए चले गए और उन्होंने कहा, श्रुति जब उठे उससे बात हो जाए, तो जो भी हो मुझे फ़ोन करके एक बार ज़रूर बता देना और अगर मेरी ज़रूरत हो तो फ़ोन करना, मैं वापस आ जाऊँगा। और वो ऑफिस के लिए जा चुके थे। 11:30 बजे तक श्रुति सोती ही रही। आखिरकार माँ को जाकर अपनी बेटी को उठाने की कोशिश करनी पड़ी और श्रुति को जब उन्होंने हिलाकर उठाने की कोशिश की तब उन्होंने देखा श्रुति का शरीर बुखार से तप रहा था। वो बहुत ज़्यादा फीवर से तप रही थी और उसके साथ साथ काँप भी रही थी। माँ ने तुरंत एसी बंद करके अपनी बिटिया को कंबल ओढ़ाया और तुरंत ही पहले डॉक्टर को फ़ोन लगाया, उसके बाद पति को फ़ोन लगाकर सारी बातें बता दी। पति भी तुरंत घबराए और डरे हुए से ऑफिस से भागकर घर आ गए। तब तक डॉक्टर श्रुति को चेक करके जा चुके थे। उनके हिसाब से ये किसी डर की वजह से हुआ था। श्रुति को किस बात का डर था, ये बात अभी तक उसके माता पिता को पता नहीं चली थी। शाम तक धीरे धीरे श्रुति की हालत थोड़ी सुधर चुकी थी और
अब श्रुति उठकर अपने ही बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने अपनी मम्मा से खाने की डिमांड की। मम्मा ने उसके मनपसंद की चीज़ें पहले से ही बना रखी थी। उन्होंने लाकर श्रुति को उसके पसंद की चीज़ें खिलानी शुरू कर दी। अब श्रुति उन चीज़ों को जिस तरीके से खा रही थी, वो चीज़ माता पिता को देखकर काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि श्रुति कभी भी हाथ से खाना नहीं खाया करती थी। आज श्रुति अपने दोनों हाथों से खाना खा रही थी। वो बिस्तर पर नहीं, ज़मीन पर बैठकर खाना खा रही थी। उसने आधा से ज़्यादा खाना ज़मीन पर फैला रखा था और वो उस खाने को भी अपने दोनों हाथों से बटोर कर, मतलब इकट्ठा करके मुट्ठी बना बना कर खाने को अजीब ढंग से ही खाए जा रही थी। खाते वक्त भी उसके मुंह से ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी, जो आवाज़ें श्रुति कभी भी किसी भी तरीके से नहीं निकालती थी, बल्कि अगर कभी गलती से उसके माता या पिता के मुंह से खाते वक्त आवाज़ें निकल जाए तो श्रुति उन्हें डांट कर समझाया करती थी। ये बातें उसके माता पिता को काफ़ी अजीब लग रही थीं, लेकिन उन्होंने ये सोचकर इस बात को जाने दिया कि श्रुति शायद बीमार है, इस वजह से ऐसी हरकतें कर रही है। और अब श्रुति खाना खाकर, दवाई खाकर वापस से सोने के लिए अपने बिस्तर पर जा चुकी थी। माता पिता ने भी उसे आराम करने देना ही सही समझा। अगले दिन श्रुति जब उठी, वो बिल्कुल ठीक ठाक और नॉर्मल नज़र आ रही थी, लेकिन वो झुकी हुई सी, अजीब सी बुड्ढों की तरह चल रही थी। लग रहा था जैसे श्रुति के कंधे पर किसी ने बहुत सारा वज़न रख दिया है। वो वैसे ही चलते हुए जब डाइनिंग टेबल तक आई, तब उसकी माँ ने ये चीज़ देखी और उससे पूछा भी, क्या हुआ है बेटा, आप ऐसे क्यों चल रहे हो, और आपकी तबीयत ठीक है ना? माँ ने श्रुति को हाथ लगाकर देखा तो आज उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ था। इतना ठंडा जैसे कि वो खुद ही फ्रीज़र से निकलकर अभी अभी बाहर आई हो। माँ ने श्रुति को पकड़कर सीधा करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद श्रुति सीधी नहीं हो पा रही थी और वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मम्मा मेरे कंधे पे बहुत वेट है, कुछ बहुत भारी सा रखा हुआ है, मुझे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है और मैं चाह के भी सीधी नहीं हो पा रही हूँ। ये बात सुनकर अब माँ को श्रुति को लेकर काफ़ी डर लगने लगा। उन्होंने तुरंत अपने पति को सारी बातें बता दी। पिता भी श्रुति के पास आए और उन्होंने श्रुति को सीधा करने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन श्रुति किसी भी हालत में सीधी नहीं हो पा रही थी। ये बात अब उन्हें भी काफ़ी अजीब लग रही थी। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया और डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट लिख दिए। डॉक्टर ने जो भी टेस्ट लिखे थे वो सारे टेस्ट पिता और माँ ने तुरंत ही करवा लिए। सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन श्रुति काफ़ी अजीब तरीके से झुकी हुई सी ही बनी हुई थी। वो अब धीरे धीरे खाने पीने को भी लेकर काफ़ी नखरे करने लगी थी, या अगर साफ शब्दों में कहूँ तो श्रुति ने धीरे धीरे खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया था। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उसका प्यारा सा मासूम चेहरा, जिस पर हमेशा शैतानी और चमक बनी रहती थी, उसका चेहरा धीरे धीरे काफ़ी डल होता जा रहा था। लगभग 15 दिन बीत चुके थे। माता पिता ने शहर के ऐसे कोई डॉक्टर बाकी नहीं रह गए थे जिनके पास जाकर श्रुति का इलाज करवाने की कोशिश ना की हो, लेकिन कोई भी डॉक्टर किसी भी तरीके से श्रुति की इस प्रॉब्लम का
हल ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। अब माता पिता को श्रुति को लेकर काफ़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि श्रुति अब चलने में भी सक्षम नहीं थी। वो बार बार माता पिता से यही कहती थी कि उसके कंधों पर लगातार ज़ोर बढ़ता जा रहा है, उसे अब बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो अक्सर रातों में चीखने चिल्लाने लगती थी, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती और गुर्राती भी थी। ये सारी बातें माता पिता के समझ से बिल्कुल परे हो चुकी थी। उन्हें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार श्रुति के साथ ये सब क्या हो रहा है। अब माँ के मन में काफ़ी अजीब अजीब सी बातें आने लगी। उन्होंने अपने पति से घर पर पूजा रखवाने की बात कही और कहा, हम जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं हमने एक बार भी यहाँ पर कोई पूजा पाठ कुछ नहीं कराया है, ग्रह शांति की भी पूजा नहीं कराई है। मेरा मन काफ़ी घबरा रहा है और श्रुति की ऐसी हालत देखकर अब तो मेरे मन में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। आप प्लीज़ मेरी एक बात मानेंगे। पिता भी हर तरफ से हार ही चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा, हाँ कहो ना, क्या बोलना चाहती हो। और कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ तुम जो भी चाहती हो या तुम्हें जो भी ठीक लगे वो तुम करा लो, बस मुझे तो मेरी बेटी को वापस से वैसे ही हंसते खेलते देखना है। और माँ ने ये कहा कि वो चाहती हैं एक पंडित जी को बुलाकर घर पर एक बार पूजा करवाने का। पिता ने तुरंत इस बात के लिए हाँ कह दी और माँ ने वहाँ आसपास में मंदिर पता करना शुरू किया। उन्हें बहुत जल्दी ही पास में एक मंदिर का पता चला। वो वहाँ पर चली गई और उन्होंने पंडित जी से घर पर पूजा रखवाने की बात भी कर ली। पंडित जी ने भी यही कहा कि हाँ बेटा, ऐसे जब भी नए घर में आते हैं तो एक बार तो कम से कम ग्रह शांति की पूजा और सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी ही चाहिए। तो कोई नहीं, देर से ही सही, लेकिन पूजा तो होनी ही चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम पूजा की सारी तैयारी कर कर रखना। मैं कल सुबह सुबह ही तुम्हारे यहाँ पाठ करने के लिए आ जाऊंगा। और जहाँ तक रही तुम्हारी बेटी की बात, तो उसके लिए भी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी भी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अभी तक पंडित जी को कुछ भी बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी माता के बताने के हिसाब से उनको काफ़ी सारी बातों का अंदेशा तो लग ही चुका था। ये पंडित जी काफ़ी जानकार पंडित जी थे और अगली सुबह वो वहाँ पर पूजा करने के लिए पहुँच चुके थे। उन्होंने जैसे ही पूजा की तैयारी करना शुरू किया, श्रुति के कमरे से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। श्रुति के कमरे से अजीब से गुर्राने की और चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। ये सारी बातें सुनते ही पंडित जी को समझने में देर नहीं लगी कि उनको जिस बात का अंदेशा था, ये वैसी ही कोई समस्या है इस छोटी बच्ची पर। पिता ने तुरंत श्रुति के कमरे में भाग कर जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और कहा, तुम वहाँ मत जाओ। और पंडित जी अपने हाथ में कुछ चीज़ें लेकर श्रुति के कमरे में चले गए। जैसे ही वो श्रुति के कमरे में घुसे, उन्हें श्रुति को देखते ही ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि श्रुति के साथ क्या और कौन सी चीज़ लग चुकी है। पंडित जी ने श्रुति के बिस्तर के चारों तरफ भभूत से एक घेरा बना दिया और उसके कमरे से बाहर निकलकर आ गए। उन्होंने श्रुति के कमरे को भी बाहर से लॉक कर दिया और उसके कमरे के बाहर भी उन्होंने मंत्र जाप करते हुए एक घेरा बनाया और अब वो पूजा करने बैठ गए। उन्होंने पूजा करने की जो सामग्रियां मंगवाई थीं, उन सामग्रियों का तो इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने माता पिता को ये बात साफ साफ कह दी कि इस पूजा के दौरान
आप दोनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं बैठ सकता है। आप दोनों को अपने कमरे में जाना पड़ेगा। और माता पिता ने पंडित जी की किसी भी बात को इनकार नहीं किया। वो दोनों अपने कमरे में चले गए और पंडित जी ने ये भी बताया था कि आपको इस बीच कई सारी आवाज़ें आएंगी, लेकिन आपको उन आवाज़ों को सुनना नहीं है, या अगर सुनाई भी दें तो भी उन आवाज़ों को इग्नोर करना है और उन आवाज़ों को अनसुना करके आपको चुपचाप अपने कमरे में ही बैठे रहना है तब तक जब तक कि मैं आपको कमरे से बाहर निकलने का आदेश नहीं देता। माता पिता को ये बातें थोड़ी सी अजीब लग रही थीं, लेकिन जब पंडित जी ने ये बताया कि ये आपकी बिटिया और घर दोनों की भलाई के लिए है, अगर आपने मेरी किसी भी बात को नहीं माना तो आप अपनी बिटिया से हाथ धो बैठेंगे। ये बात सुनना ही माता पिता के लिए काफ़ी था। उन्होंने पंडित जी के सारी बातों को पूरी तरह से माना। पंडित जी की पूजा लगभग 6 घंटे तक चलती रही और उन 6 घंटों में कई सारी चीज़ें घर में होती रहीं। माता पिता को बार बार अपनी बेटी के बहुत ज़्यादा चीखने, चिल्लाने, रोने और गिड़गिड़ाने की अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। बार बार माँ का मन कमज़ोर पड़ जा रहा था, लेकिन पिता ने जैसे तैसे समझाते हुए अपनी पत्नी को अंदर कमरे में ही रोक रखा था। 6 घंटे के बाद जब पंडित जी की पूजा समाप्त हुई तब पूरे घर में एक ऐसी शांति फैल चुकी थी जो कि लग रहा था जैसे एक सुई भी गिरने पर पूरे घर में वो आवाज़ साफ साफ सुनाई देगी। अब माता पिता की चिंता और घबराहट बढ़ चुकी थी। वो बस इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब पंडित जी का आदेश हो और वो कमरे से बाहर आए। लेकिन पंडित जी का आदेश आने से पहले उन्हें अपनी बेटी की बिल्कुल ठीक और अच्छी आवाज़ें सुनाई देने लगी। पापा, मम्मा, कहाँ हो आप? बाहर निकलो ना। आप लोग क्या कर रहे हो? मैं इतनी देर से कमरे में बंद थी। आप आओ ना, बाहर आओ, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अब ये आवाज़ सुनते ही ना तो माता अपने ऊपर कंट्रोल कर पाई और ना ही पिता। दोनों ने तुरंत दरवाजे को खोल दिया और दरवाज़ा खोलते ही उनके आंखों के सामने जो नज़ारा था वो देखकर वो पूरी तरह से घबरा चुके थे। उनकी बेटी उनके कमरे के ठीक सामने हवा में उड़ रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह से भयानक हो चुका था। वो लग रहा था जैसे कोई 90 या 95 साल की बूढ़ी औरत हो और वो अपने सड़े हुए दांतों को दिखाते हुए, हंसते हुए, दांत किटकिटाते हुए अपने माता पिता को धमकी दे रही थी कि वो अब श्रुति को लेकर चली ही जाएगी। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी इस कमरे से बाहर निकलकर। ये बात सुनते ही माता पिता के पैरों के नीचे से अब ज़मीन निकल चुकी थी। उन्होंने जब पंडित जी की तरफ देखा तब पंडित जी अभी भी पूजा करने में ही लगे हुए थे। पंडित जी के जापों की आवाज़ अब इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि पंडित जी अब आंतरिक जाप कर रहे थे। ये उस पूजा का आखिरी चरण ही चल रहा था शायद। पंडित जी ने इतना कुछ होने के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोली थीं। अब श्रुति खुद को कभी उछालते हुए घर की दीवार से टकरा देती तो कभी छत से। उसने खुद को पूरी तरह से लहूलुहान कर लिया था। ये नज़ारा देखते हुए भी माता पिता अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। वो वहीं दरवाजे के चौखट पर खड़े होकर सारा नज़ारा देख रहे थे। अब पंडित जी ने आंखें खोली और उन्होंने कुछ भभूत या सिंदूर
कोई चीज का छिड़काव श्रुति पर लगातार करना शुरू कर दिया और उसके बाद श्रुति बहुत जोर जोर से अजीब सी भयानक आवाज़ों में चीखने चिल्लाने लगी। वो किसी दूसरे भाषा में ही लगातार कुछ न कुछ बोलती जा रही थी, लेकिन पंडित जी ने तुरंत उसे बालों से पकड़ा और पकड़कर हवन कुंड के ठीक सामने लाकर बिठा दिया। अब श्रुति इस तरीके से बैठी हुई थी जैसे उसे किसी ने बांध रखा हो। पंडित जी अपनी क्रिया अभी भी लगातार किए ही जा रहे थे और थोड़ी देर के बाद आखिरकार ये पूजा संपन्न हुई। श्रुति वहीं पर बेहोश होकर गिर चुकी थी। श्रुति के बेहोश होकर गिरते ही तुरंत पंडित जी ने उसके सर पर एक सिंदूर का तिलक लगाया और उसके हाथों में एक रक्षा कवच बांध दिया। अब उन्होंने माता पिता को इशारे से बाहर निकलने का आदेश दिया। माता पिता भागकर अपनी बेटी के पास आ गए। जब वो वहाँ श्रुति के पास पहुँचे तो श्रुति ने तुरंत आंखें खोल दी और श्रुति काफ़ी नॉर्मल तरीके से अपने माता पिता से बातें कर रही थी। हाँ, उसे कमज़ोरी काफ़ी हो चुकी थी, चोटें भी लग चुकी थी, जो कि वो अपने माता पिता को बता रही थी और पूछ रही थी कि उसे ये चोटें कैसी लगी है, क्योंकि श्रुति को किसी भी बारे में कुछ भी याद नहीं था। पंडित जी वहाँ से जाने लगे। अब पिता ने बाहर आकर पंडित जी को धन्यवाद दिया और उनसे पूछा कि उनकी बेटी के साथ ये परेशानी कैसे लग गई थी। पंडित जी ने कहा, ऐसा हो जाता है और कई बार कई बच्चे जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से उनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हैं। श्रुति के साथ भी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ऐसा ही कुछ हुआ है। आप अब इन बातों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अब आपकी बिटिया बिल्कुल सुरक्षित है और तो और आगे उसकी ज़िंदगी में ऐसी कभी कोई परेशानी ना आए, इसके लिए भी मैंने उसके हाथों पर एक रक्षा कवच बांध दिया है। इस रक्षा कवच को आप लोगों को कभी भी ना तो छूना है ना ही उतारना है। हाँ, हर साल आपको मंदिर में आकर इस कवच को बदलवा लेना है, ताकि धीरे धीरे इस कवच की भी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। फिर मैं बच्ची को ऐसी ही सुरक्षा कवच पूजा और मंत्रों के शक्ति से अभिमंत्रित करके बांध दिया करूँगा, जिससे बच्ची की सुरक्षा हमेशा होती रहेगी। अब पंडित जी वहाँ से जा चुके थे। श्रुति एक बहुत बड़ी परेशानी से बाहर आ चुकी थी। उसके बाद श्रुति की जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। श्रुति एक ऐसी आत्मा के चपेट में फंस चुकी थी जो कि अपनी जगह बदल रही थी और जाने अनजाने उस बच्ची ने कोई ऐसी गलती कर दी जिसके वजह से वो आत्मा उसके साथ होली थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।